नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, वैसे तो हम इस प्रोग्राम में पिछले हफ्ते की तमाम खेल सरगर्मियों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते से हमने वर्ल्ड कप टीम जो 2015 के लिए चुनाई है हिंदुस्तान की, उस पर पूरी तरह से इस प्रोग्राम को मरकूज किया है, तवज्जो पूरी तरह से। और जो हमारे एक्सपर्ट्स जो शामिल होते हैं उनसे लगातार बातचीत करते हैं, क्योंकि टीम तो अनाउंस हुए काफी दिन हो गए, लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, लेकिन इस पर रद्द-ए-अमल आना बंद नहीं हुआ है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। जो साबिक क्रिकेटर हैं वो इससे अच्छी टीम बता रहे हैं। हम जब क्रिकेट शायकीन से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये टीम तो नॉकआउट में भी पहुंच जाए तो बहुत ज्यादा मानिए, क्योंकि हिंदुस्तान को अपने खिताब का दिफा करना है। सबको मालूम है कि 2011 का वर्ल्ड कप हमने शानदार तरीके से जीता। कप्तान वही है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 खिलाड़ी पिछले वर्ल्ड कप के इस टीम में मौजूद है। बाकी जो टीम इंडिया जो बनाई गई है उसमें ना तजुर्बाकारी है, और खासतौर से उसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कंडीशन में खेले भी नहीं है। हमने अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे पहले सेगमेंट में, और दूसरे सेगमेंट में भी यही सिलसिला रहेगा, लेकिन उसमें एक चीज का इजाफा हम करेंगे, वो ये कि इस वर्ल्ड कप 2015 में जो एक मैच हिंदुस्तान और पाकिस्तान का खेला जाएगा गालिबन 15 फरवरी को, उसमें एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा, यानी कि वो रिकॉर्ड होगा स्टेडियम अटेंडेंस का। इसके बारे में हम बात करेंगे, और इन मौजूदात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद हैं 2 सीनियर जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक और जनाब आबिद अली साहब, और फोनलाइन पर भी हम कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे। पहले इन दोनों मेहमानों का हम अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। और जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्ल्ड कप की जो टीम चुनी गई है उस पर तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, और कुछ क्रिकेटर साबिक, कुछ मौजूदा और कुछ एक्सपर्ट, तरह तरह की राय है। अब हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम में कि ऑलराउंडर इरफान पठान का हिंदुस्तान के आलमी कप टीम दिफा कर पाएगी कि नहीं, और किस तरह से खिलाड़ियों को लिया गया और खिलाड़ियों से उनसे कितनी उम्मीदें हैं, इस पर हम उनकी बातचीत सुना रहे हैं। एहतराम अली हमारे मुंबई से नुमाइंदे ने ये उनका बाइट भेजा है। वर्ल्ड कप का हिस्सा होना कितना बड़ी बात होती है, खासकर जब टीम का हिस्सा होता है। देखिए, मैं 2 वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुका हूं, T20 वर्ल्ड कप का और एक 2007 वर्ल्ड कप का। एक बहुत ही खुशनसीबी वाली बात होती है, फीलिंग अलग होती है। सारी दुनिया की नजरें आपकी टीम पे होती है, जो टीम के सामने आप खेलते हो वो टीम पे होती है, जिसकी टीम के साथ खेलते हो उसकी टीम पे होती है, जो टीम से हो आप, सामने वाली टीम के बंदे भी आपको फॉलो कर रहे होते हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सो बड़ा एक्साइटिंग टाइम रहता है। वर्ल्ड कप पूरी दुनिया देखती है एक साथ, और इससे बड़ा इवेंट कुछ होता नहीं है, न कभी होगा। और वैसे वर्ल्ड कप की टीम में होना बहुत स्पेशल बात है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अभी तक जो हमने ऑस्ट्रेलिया में अपनी तेज गेंदबाजी देखी, अप टू द मार्क नहीं है। किन किन चीजों की जो टिप्स होती है, खासकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पिचों पर गेंदबाजी करने में किन किन चीजों का ध्यान देना? देखिए, मेरा अभी टिप्स देने वाला वक्त अभी आया नहीं है। कुछ भी बात होगी तो मैं जितने बॉलर्स में जानता हूँ पर्सनली, मैं उनको डेफिनेटली। लेकिन जब आप बॉलिंग करते तो कुछ ना कुछ ध्यान देते थे? देख, ऑब्वियसली जरूर ध्यान देते हैं। आप लेंथ पे ध्यान देते हो, आप लाइन पे ध्यान देते हो, आपका स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हो, वो नॉर्मल सी चीज है। इसके अलावा विराट कोहली काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2015 में कितनी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक काफी अच्छा प्रदर्शन किया? देखिए, विराट जिस तरह से भी बैटिंग कर रहे हैं, एक सपने की तरह बैटिंग कर रहे हैं, बिकॉज हर शॉट्स खेलते, हर एक बंदा जो बैट्समैन है वो एक सपना देखता है कि मैं ऐसे बैटिंग करूं। वो विराट बिल्कुल वैसे बैटिंग कर रहे हैं। कोई भी शॉट ऐसा किताब में नहीं है जो नहीं खेल रहे, हर शॉट खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग कर रहे हैं, करारा जवाब दे रहे हैं बैटिंग में। और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करे उसके बाद भी, बिकॉज एक वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। कप्तान धोनी के साथ काफी मैचेस आपने खेले हैं, 2015 की कप्तानी है, और काफी युवा टीम है, शायद उतना अनुभव नहीं है टीम के पास, क्योंकि अगर देखिए तो 2011 वर्ल्ड कप खेले हुए मात्र 4 ही प्लेयर हैं। क्या कहेंगे धोनी के बारे में? देखिए, हम जब धोनी ऑब्वियसली बहुत बेहतरीन कप्तान है, मैं उनके अंडर काफी खेल चुका हूं, और वो बहुत क्लियर है कप्तानी में। क्लियर होना बड़ा जरूरी है, और वो गुण धोनी में बहुत ही अहम है। और उम्मीद करता हूं कि वो वर्ल्ड कप में भी काफी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करे, और धोनी जानते हैं प्लेयर से कैसे काम निकलवाना। इरफान पठान ने प्लेयर टू प्लेयर बात की, और उनसे पूछा भी गया था, विराट कोहली के बारे में पूछा गया, फिर धोनी के बारे में पूछा गया। ओवरऑल टीम के बारे में उन्होंने इशारतन बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से ये कहा है कि काफी अहम होता है वर्ल्ड कप, और उसका परफॉर्मेंस साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। फजल साहब, हम सब जानते हैं, लगातार आप टीम पर नजर रखे हुए, पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बातचीत हुई थी, आप बहुत ज्यादा मुतमईन नजर नहीं आए थे, और बार बार
क्रिकेट शायकीन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सहवाग न सही तो युवराज को तो जरूर रखना चाहिए था, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है और रणजी ट्रॉफी में रन भी बना रहे हैं। देखिए, रणजी ट्रॉफी और इंटरनेशनल दो अलग तरह के मैच होते हैं। युवराज का सवाल इसलिए अब बाद नहीं आना चाहिए शबाब की जो बेस्ट टीम हमारी चुनी गई। युवराज अगर रन कर रहे हैं तो आप गौतम गंभीर भी रन कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग भी रन, किन किन को आप फिर टीम में जगह दीजिएगा, सवाल ये भी है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे लोग हैं जो युवराज से बेहतर उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो आप उसको अगर नजरअंदाज करके सिर्फ युवराज, ठीक है कि एक मैच विनर 2011 में रहे, इस टीम में उनकी जगह कहाँ है ये अभी समझ में नहीं आती है। क्योंकि अगर आप टेम्परामेंट देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए खुद युवराज का, तो वो बहुत थके हुए नजर आते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के जिस तरह का क्रिकेट आज हो गया, जिस तरह की फिटनेस चाहिए, जिस तरह का की मेंटेलिटी चाहिए, मुझे लगता है कि युवराज में थोड़ा सा उसमें गिरावट इसलिए आई है कि वो एक बहुत बड़ी बीमारी से उभर कर आए, उससे लड़कर उन्होंने फिर से मैदान में जूझ रहे हैं। तो इंटरनेशनल, और पिछले 1-2 साल से आप देखिए बहुत ज्यादा रन वो बना भी नहीं रहे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्क करना चाहिए हम, इसलिए युवराज को अगर छोड़ दी जाए। हमने तो शुरू से ही देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट आप नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट की बुनियाद, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ी का बॉडी लैंग्वेज क्या, आज युवराज बहुत थके हुए नजर, अगर आप कभी मिले उनसे बात करें, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में और इंटरनेशनल लेवल में जब आप वहां जाते हैं तो बहुत फर्क होता है। चलिए हम आपसे बात करेंगे कि मजमूई तौर पर आप टीम से मुत्तफिक हैं कि नहीं जो टीम चुनी गई है। आबिद अली साहब भी लगातार नजर रखे हुए हैं कि ये जो नौजवान टीम है, जिनमें से पिछले वर्ल्ड कप के सिर्फ 4-11 खिलाड़ी हैं, क्या इनकी बदौलत हम अपने वर्ल्ड कप का खिताब का दिफा कर पाएंगे? देखिए, अगर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखा जाए और काफी दिन से ये ध्यान दिया जा रहा है कि हमारी जो क्रिकेट टीम हो उसमें नौजवान खिलाड़ियों को शामिल किया जाए, और उसका बहुत अच्छे नतीजे भी सामने आए हैं। और नौजवान खिलाड़ियों ने जब भी उनको मौका मिला है अच्छा परफॉर्मेंस किया है और टीम को जीत दिलाने में अहम कामयाबी हासिल किया। आप 90s का दौर उठा करके देखें, जब पुराने खिलाड़ी खेला करते थे तो टीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता था। नए खिलाड़ियों के आने से हौसला बढ़ता है और नया टैलेंट भी सामने आता है। तो मुझे लगता है कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए। जहां तक सवाल है युवराज का और युवराज के शामिल करने और ना करने को लेकर के सवाल है, उनका जो मवाजना किया जा रहा है वो रविंद्र जडेजा से किया जा रहा है। तो मैं ये बता दूं कि मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि युवराज की फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई जगह बनती है, क्योंकि रविंद्र जडेजा मेरी नजर में उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है आज की डेट में। तो जडेजा का सवाल आपने उठाया है, बिल्कुल सही बात है। आपने भी कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि उनकी जगह बनती है, लेकिन जिस दिन जडेजा का सिलेक्शन हुआ उस दिन जडेजा फिट नहीं थे, एक और खिलाड़ी भी फिट नहीं थे। तो क्या ऐसा लगता है कि जो रूल है आईसीसी का कि सिलेक्शन वाले दिन अगर कोई भी अनफिट रहता है तो उसे टीम में शामिल न किया जाए? हम आपके बाद फजल साहब से भी जानना चाहेंगे, तो क्या एक अनफिट खिलाड़ी को टीम में लिया जा रहा है और युवराज सिंह को थका हुआ बताया जा रहा है? नहीं, उसमें देखिए युवराज सिंह का थका हुआ बताया जा रहा है, चूंकि वो बहुत बड़ी बीमारी से उभर करके सामने आए हैं। तो ऐसी बीमारी थी जो मौलिक मानी जाती है दुनिया में, उससे उनका उभरना ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो इनकी जो फिटनेस है, रविंद्र जडेजा के जो फिटनेस के बारे में बताया जा रहा है, इनकी जो फिटनेस है वो वक्ती है। वो जैसा कि कहा जा रहा है और सिलेक्टर्स ने इस बात का जरूर ध्यान रखा होगा कि उनकी फिटनेस जो उनको बीमारी है बहुत ज्यादा तवील अरसे तक नहीं चलने वाली। मामूली बीमारी होगी और वो वर्ल्ड कप तक दुरुस्त हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर दुरुस्त नहीं होते हैं, सिलेक्टर्स के जहन में ये बात जरूर रही होगी, अगर वर्ल्ड कप तक दुरुस्त नहीं होते हैं तो फिर सिलेक्टर्स पर बहुत 10 दिनों का वक्त दिया गया था। जाहिर सी बात है जब उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया है तो वो तो फिट हो ही जाएंगे और खेलना तो 11 ही खिलाड़ी को है। फजल साहब, आप पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि ना तजुर्बाकार टीम है, भले ही सहवाग या युवराज को न लिया गया हो, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है लाख टके का सवाल कि ये टीम वर्ल्ड कप को बचा पाएगी क्या? क्योंकि जीतने से ज्यादा खिताब का दफा करना काफी मुश्किल होता है। ये देखिए, इस टीम की अगर ओवरऑल देखें तो हमारी बल्लेबाजी किसी भी टीम से खराब नहीं है। आप बल्लेबाजी, गेंदबाजी हमारी अभी क्लिक नहीं कर पाई पिछले अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे में। हाँ, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो अगर ट्रायंगुलर सीरीज भी अभी शुरू होने वाला है, ट्रायंगुलर सीरीज में किस तरह का परफॉर्मेंस करेगा, टीम कॉम्बिनेशन क्या होगी, चूंकि इस ट्रायंगुलर सीरीज में हिंदुस्तान को अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को आंकना होगा। क्योंकि वनडे का फॉर्मेट और टेस्ट का फॉर्मेट अलग होता है। टेस्ट में हमारे बॉलर बुरी तरह नाकाम रहे, तो गेंदबाजी का शोबा ऐसा है जहां हमारा कंसर्न होना चाहिए, उस पर लोगों को काम करना चाहिए कि गेंदबाजी कहां कमजोर है। भुवनेश्वर कुमार नहीं चल पाए, ईशांत शर्मा का आपने जिक्र किया कि जख्मी है, लेकिन आपको ये शबाब ये भी बता दें कि मोहित और धवल कुलकर्णी दोनों टीम का हिस्सा हो गए हैं। वो 17 खिलाड़ियों में उनको शामिल कर लिया गया, वो स्टैंड बाई में रखा गया था। वो वर्ल्ड कप तक चले और इसीलिए हिस्सा बनाया गया है क्योंकि ये 2 खिलाड़ी जो अनफिट चल रहे हैं उनके फिट होने का इम्कान
कम नजर आ रहा है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन दोनों को स्टैंड बाय के तौर पर नहीं, अब वो 17 खिलाड़ियों में उनको शामिल कर लिया गया, तो इसीलिए कि ईशांत शर्मा जख्मी है और रविंद्र जडेजा जख्मी है। स्टुअर्ट बिन्नी को लेकर बहुत सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं कि स्टुअर्ट बिन्नी को क्यों शामिल किया गया। स्टुअर्ट बिन्नी बहुत चौंकाने वाला नाम है। स्टुअर्ट बिन्नी, पिछली बार भी मैंने कहा था कि अगर स्टुअर्ट बिन्नी को बताओ ऑलराउंडर लिया जाता है तो बहुत से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनसे बेहतर कारकर्दगी कर चुके हैं। आप यूसुफ पठान, इरफान पठान में से किसी एक को ले जाते जो उनसे बेहतर कर सकते थे, उनको एक्सपीरियंस भी था, और जिस तरह के अगर इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस की बात तो स्टुअर्ट बिन्नी कभी कभी चल जाते हैं, कुछ ही मैच खेला उन्होंने और एक या दो मैच उन्होंने मैं हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी कारकर्दगी की। तो क्या आबिद साहब रॉजर बिन्नी के बेटे हैं इसीलिए स्टुअर्ट बिन्नी को लिया गया क्योंकि रॉजर बिन्नी भी मौजूद रहते हैं? देखिए, मैं तो ये इल्जाम नहीं लगा पाऊंगा कम से कम, और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर रही है कि रॉजर बिन्नी का इसमें सिलेक्शन हुआ, और इस पर बहुत सारे सवालात उठाए भी गए हैं, क्योंकि रॉजर बिन्नी का परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छा नहीं रहा है। उस हिसाब का परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा है कि उनको कम से कम इतने बड़े इवेंट के लिए उनको चुना जाता। उनसे बेहतर खिलाड़ी मौजूद है। अभी जिक्र किया इरफान पठान बहुत अच्छे ऑलराउंडर भी हैं और फास्ट ऑलराउंडर भी है। स्टुअर्ट बिन्नी की जो भी वो भी उनको भी फास्ट पठान भी है, दोनों उनसे ज्यादा मादा है, बिल्कुल, और उनको वहां खेलने का तजुर्बा भी है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेलने का तजुर्बा भी है। तो मुझे भी यही लगता है कि स्टुअर्ट बिन्नी से बेहतर मुतबादिल हम तलाश कर सकते थे। तो बेहतर मुतबादिल तलाश कर सकते थे। आबिद साहब ने नाम लिया दो खिलाड़ियों का, इरफान पठान का, जो जाहिर है जब बात कर रहे थे एहतराम अली से तो काफी मायूस नजर आ रहे थे। वर्ल्ड कप का हिस्सा हालांकि वो रह चुके हैं, लेकिन वो इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि मुमकिन है कि इस मरतबा भी वो हिस्सा रहते, लेकिन मौका नहीं मिला। फजल साहब ने एक और खिलाड़ी का नाम लिया। फजल साहब, आपको क्या लगता है कि टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर के काफी चर्चा होती रहती है। अब जब हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, ज्यादा दिन बचा नहीं है, अब जो टीम मैनेजमेंट है वो बैठ करके ये सोच रहा होगा कि किस तरह से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन के साथ टीम को उतरना चाहिए? क्योंकि धोनी एक ऐसे कप्तान है जो किस वक्त कौन सा फैसला अपना बदल देंगे शायद टीम के साथियों को भी मालूम नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप बॉलिंग कॉम्बिनेशन किस तरह का ले जाएंगे, ये सवाल सबसे ज्यादा है। ओपनिंग कॉम्बिनेशन, ओपनिंग पेयर किस तरह का लेंगे, दो सवाल बहुत है हिंदुस्तान के। क्या अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा के साथ जाइएगा या अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन? तो अजिंक्य रहाणे कहाँ खेलेंगे? तो ये है, ये सारी चीजें हैं शबाब। फिर ये कि दो स्पिनर्स के साथ आप जाइएगा, दो सीमर्स के साथ, दो स्पिनर्स के साथ आप साथ जाएंगे, या दो सीमर्स के साथ, या तीन सीमर्स और एक स्पिनर, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो जो ट्रायंगुलर सीरीज अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ होगा, इसमें बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान के लिए तय करनी होगी, खासकर ओपनिंग बल्लेबाजी। शिखर धवन और उनके साथ कौन? अजिंक्य रहाणे को अगर भेजते तो रोहित शर्मा की फिर पोजीशन क्या होगी, और अगर रोहित शर्मा खेल रहे तो अजिंक्य रहाणे कहाँ खेलेंगे? क्योंकि ये अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा पर खासतौर से आबिद साहब नजर रही होगी, सबकी नजर रहेगी, क्योंकि हालांकि वो टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ कर नहीं पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जो 264 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला जो उन्होंने स्कोर किया था, तो जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे थे, हालांकि अपनी विकेट पर की थी, और ऑस्ट्रेलिया में वो कर पाएंगे कि नहीं टेस्ट मैच में तो ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या रोहित इस मौके को का फायदा उठा पाएंगे वर्ल्ड कप में? हाँ, बिल्कुल, मुझे रोहित शर्मा से काफी ज्यादा उम्मीद है, और जिस तरह से वो खेलते हैं, कम से कम वनडे मैचेस में तो उन पर उंगलियां नहीं उठाई जा सकती। टेस्ट मैच का मामला जरा दूसरा होता है, उसमें बहुत ज्यादा आपको आपके सब्र का इम्तिहान लेना पड़ता है। लेकिन वो जिस तरह के बल्लेबाज हैं, और जब शुरू में आए थे तो तेंदुलकर से उनका मुवाजना किया जाने लगा था, तो रोहित शर्मा में कैलिबर है, उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट भी है, और उन्होंने करके दिखाया भी है। तो मुझे लगता है कि वो इस मौके को भुनाएंगे और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तानी टीम अपना के खिताब को दिफा करने में कामयाब होती है तो उसमें रोहित शर्मा एक अहम किरदार अदा। तो अगर खिताब का दिफा करने में कामयाब होती है तो रोहित शर्मा का बहुत ही अहम रोल होगा उसमें, आबिद साहब का ये कहना है। आप कितने नंबर से रोहित शर्मा को दे रहे हैं फजल साहब? नहीं, देखिए, रोहित शर्मा ओपनिंग स्लॉट में किस तरह का कर ले, उनका दरअसल ये है कि अब वो कहाँ खेलते हैं, सवाल ये भी है जी। किस नंबर पर अगर ओपन करने आते हैं तब तो ठीक ठाक उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। दिक्कत यह है कि रोहित शर्मा अभी तक हिंदुस्तानी जमीन पर जितना अच्छा खेल सके, बाहर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। और अगर टोटल रिकॉर्ड की बात की जाए तो जितने मौके उन्हें मिले अपने को साबित करने के लिए, शायद उतना किसी दूसरे खिलाड़ी को भी मिला होता कि तो शायद वो भी अपने आप को साबित कर चुका होता। उन्हें मौके बहुत दिए गए, और जितना टैलेंट उनमें था
उसके हिसाब से उनका परफॉर्मेंस उस लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने इतने वनडे खेले, उसके बाद जाके उनका परफॉर्मेंस सुधरा। तो ये भी है कि आप किसी खिलाड़ी को कितने मौके देते हैं। हम जिस तरह से स्टुअर्ट बिन्नी की बात हमने की और रॉजर बिन्नी की बात की, तो दरअसल इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसी खिलाड़ी का कोई गॉडफादर होता है, जैसे संदीप पाटिल के आदमी से रोहित शर्मा, इसलिए उन्हें मौके मिलते रहे। धोनी के कोई पसंदीदा खिलाड़ी, उसे मौके मिलते रहे। तो मौके देने वाली एक भी होने चाहिए। तो रोहित शर्मा को मौका मिला, उसने हिंदुस्तान में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वो कितना परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है कि वो बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन वहां के जिस तरह के टेस्ट में हमने देखा, उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उससे उनको अपने का टेम्परामेंट और अपने को थोड़ा उस लिहाज से भी ढालना होगा कि वहां। चलिए, आपके कहने का मतलब है आप दोनों लोगों का कि किस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है, अभी वक्त है इस डिसीजन लेने का। और जो ट्रायंगुलर सीरीज ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, उसके किस तरह के नतीजे आते हैं, उसमें खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस किस तरह से रहती है। तो टीम का पूरा फॉर्मेट जो है, जो टीम बनी गई, जो 15 से 17 हो गई है, उसको तैयार किया जाएगा। ब्रेक का वक्त हो गया है स्पोर्ट्स राउंडअप में। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच में वर्ल्ड कप में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उसके अलावा भी हम वर्ल्ड कप के सिलसिले में बात करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अतिथि देवो भव। इंग्लैंड की कैथरीन के साथ घटी ये घटना बहुत कुछ बयान करती है। Very good show. Very good design, Rajasthani design. 100 rupees. 50 rupees. No, this is my last price. Listen, you're ripping me off. You're cheating me. I don't want them. No, you're cheating me. I don't want your shoes. I don't want your shoes. Madam ji, take it back. My bag. I'm sorry. कैथरीन अपने बैग के साथ साथ कुछ अच्छी यादें भी वापस ले गई। हमारे हीरो, देश के हीरो राजेश प्रताप। ऐसे ही लोग अतिथि देवो भव का मतलब साकार करते हैं और भारत इन्हें सलाम करता है। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। वक्त के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। बात हम कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, और इसी वर्ल्ड कप के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एडिलेड में जब 15 फरवरी को मैच खेला जाएगा तो वो तारीखी होगा। ये मैच सबसे ज्यादा लोगों के जरिए देखा जाने वाला मैच बन सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे 1 अरब से ज्यादा लोग देख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये मैच इन्हीं टीमों के बीच 30 मार्च 2011 को खेले गए आलमी कप मैच का रिकॉर्ड तोड़ देगा। यानी कि इंडिया पाकिस्तान मैच का स्टेडियम अटेंडेंस और टीवी अटेंडेंस और फिर अगर वेबसाइट और इंटरनेट की बात करें, सबको मिलाकर के ये तादाद बताई गई है। अपना ही रिकॉर्ड इंडिया पाकिस्तान का मैच तोड़ेगा। और किस तरह का सेंसेशन होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान, किस तरह की कमाई होती है, ये सब देखने वाली बात होगी। पटना से इस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के साबिक स्पोर्ट्स एडिटर ज्ञानंद नाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानंद जी, जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच, किस तरह से दूसरे मैचों से अलग होता है ये मुकाबला? देखिए शाह साहब, आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है जी, तो सिर्फ रोमांच ही नहीं होता है, बल्कि स्टैंडर्ड जो होता है मैच में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सभी कुछ वो लाजवाब होता है। जी जी। और सारी की सारी निगाहें होंगी वहां एडिलेड में, ये आपको बताता हूं। जी जी। क्योंकि इससे बेहतर मैच बहुत कम होते हैं। ज्ञानंद जी, चलते चलते ये भी पूछ लें कि पहले टीम इंडिया का ऐलान हुआ, हिंदुस्तान के सिलेक्टरों ने ऐलान किया और बड़ी चालाकी से ठीक उसी दिन पाकिस्तानी सिलेक्टरों ने ऐलान कर दिया अपनी टीम का। तो इन दोनों टीम को अगर का मुआवजा करें, मिला करके देखें तो किस तरह की टीम नजर आ रही है? हिंदुस्तान की टीम इस वक्त स्टूडियो में फजल इमाम मलिक साहब और आबिद अली साहब मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बेशक बॉलिंग कमजोर है लेकिन बैटिंग का शोभा बहुत अच्छा है, पूरी तरह से मुतवाजिन टीम बता रहे हैं टीम इंडिया को। और ये भी कह रहे हैं दोनों एक्सपर्ट के
इस टीम में जिन खिलाड़ियों को नहीं लिया गया, जिनका चर्चा है वो चर्चा बेकार है, क्योंकि ये खिलाड़ी खासकर के युवराज सिंह काफी थके हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तजुर्बाकार खिलाड़ियों के बगैर, हालांकि पिछला रिकॉर्ड हम उठा करके देखें तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैचेस हुआ है इंटरनेशनल वनडे मैच, उसमें ज्यादातर, बल्कि ज्यादा से भी ज्यादा अगर कहा जाए तो टीम इंडिया कामयाब रही है। ये दोनों टीमों को मिलाकर के आप देखें तो क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, किस तरह की टीमें जानते हैं कि इंडिया की जो बैटिंग है जी वो लाजवाब है, इसमें कहीं दो राय नहीं, और फील्डिंग बेहतरीन है। इन दोनों ही फील्ड में हम पाकिस्तान से बहुत बेहतर साबित होते हैं। लेकिन अभी बॉलिंग में भी जी क्योंकि सईद अजमल और उमर गुल दोनों ही पाकिस्तान टीम में नहीं है जी, तो उनका असर रहेगा, भारत को मनोवैज्ञानिक लाभ मिल रहा है उसका। तो भारत को इन दोनों खिलाड़ियों के नहीं रहने का नफसियाती फायदा मिल रहा है। आप हमारे साथ रहिएगा ज्ञानेंद्र जी। हम फजल से पूछते हैं कि अगर इन दोनों टीमों को देखा जाए, जो कि जाहिर सी बात है एक नया रिकॉर्ड बनता है जब भी ये दोनों टीमें मुकाबले में उतरती हैं, और इसकी वजह यह है कि बायलैटरल सीरीज दोनों टीमों के दरमियान नहीं खेली जा रही है, इसीलिए ज्यादा लोगों को बेचैनी, तजस्सुस जो भी कहा जाए रहती है। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो 15 फरवरी को होगा, और जैसा कि हमें आप बेहतर जानते हैं कि रिकॉर्ड बताता है कि इधर वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान पर टीम इंडिया हावी रही है। किस तरह का मैच हो सकता है? वनडे इंटरनेशनल की बात तो नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड क्लीन है। पाकिस्तान कभी नहीं जीता है हिंदुस्तान के खिलाफ, और हिंदुस्तान की कारकर्दगी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 100% रही है। इसलिए अगर इस रिकॉर्ड की बात की जाए, रिकॉर्ड के आंकड़े में हिंदुस्तान का पल्ला भारी। अब दिक्कत यह है कि जिस दिन टीम को खेलनी होती है, फिर वही बात करेंगे कि हिंदुस्तान की सबसे जो कमजोर कड़ी है, भले ज्ञानंद भाई कह रहे हैं कि सईद अजमल नहीं, उमर गुल नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है वो हमसे बेहतर जरूर है, खास के फास्ट बॉलिंग की, तेज गेंदबाजी में, चाहे वो जितने भी अभी नए यंगस्टर जितने भी आए हैं, और एक आध जो उनके जो स्पिनर्स हैं वो भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर ले रहे हैं। तो उनका कम से कम गेंदबाजी का शोभा पाकिस्तान का ज्यादा बेहतर। अब ये है कि उस दिन मैच में क्या होता है, हो सकता है कि दरअसल मुझे जो लगता है कि बार बार ये बात जिक्र आ रही है, पहले से कुछ कहना नहीं, मुझे ये लग रहा है कि धोनी की एक स्ट्रेटेजी ये भी होगी कि वो बाद में बल्लेबाजी करेगा टॉस जीतते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बैटिंग में डेप्थ इतना है कि हम किसी भी रन का चेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी रहेगी, और अगर टॉस बहुत कुछ मुनसर करेगा कि वो वर्ल्ड कप में और पिचेस देख के किस तरह की है, तो ये मुझे लगता है कि जब तक आप जिस दिन मैच होने वाला वो बहुत सारी चीजें उस दिन तय होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बल्लेबाजी और दूसरे शो हिंदुस्तान का पलड़ा पाकिस्तान से भारी। प्री मैच साइकोलॉजी की बात फजल इमाम मलिक साहब कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपने कई इंटरनेशनल और टेस्ट मैचों को कवर किया है, आपको क्या लगता है कि जब मिसबाहुल हक के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी की टीम उतरेगी तो किस तरह का लाएअमल तैयार किया जाएगा, किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी? देखिए, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि टॉस अगर जीतते हैं धोनी तो जाहिर सी बात है वो पहले फील्डिंग लेंगे जी, क्योंकि रन चेज में इंडिया जो है बहुत बेहतरीन है, और धोनी खुद जो है दुनिया के बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं। लेकिन ये जो चीज है कि भारत ने अभी तक वर्ल्ड कप में लगातार पाकिस्तान को हराया है। जी बिल्कुल, और इससे पहले जो जितने वनडे इंटरनेशनल अभी देखे खेले गए हैं उसमें ज्यादातर हिंदुस्तान की टीम जीती है जी, या फिर आईसीसी रैंकिंग अगर हम देखें तो भारत दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान 7वें पे। जी, ये अपनी जगह पे जो है दीगर बात है, लेकिन ये ऐसे मुकाबले होते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर डे पे कौन बेहतर कर रहा है। मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बॉलिंग में पाकिस्तान हमसे 20 साबित होगा, लेकिन हमारी बैटिंग और फील्डिंग, मैं बार बार फील्डिंग की बात कर रहा हूं जी, इसलिए कि आपको याद होगा कि पहला विश्व कप भी वेस्ट इंडीज ने अगर जीता था तो फील्डिंग के दम पे। बिल्कुल, अगर उसमें विव रिचर्ड 3 खिलाड़ियों को ना आउट करते रन आउट तो शायद मुश्किल हो जाता है ना। तो इसीलिए, और हमारे यहाँ के खिलाड़ी ज्यादा यंग हैं, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा फिट है। पाकिस्तान के साथ जो है मिक्स टीम है, उन दराज से अगर देखें खिलाड़ी ज्यादा है जो शायद फील्ड पर उतने चप्पल ना हो। हम मिसबाहुल हक का भी पर दबाव है, उनका आखिरी वर्ल्ड कप मैच वर्ल्ड कप है। बिल्कुल आप हमारे साथ रहिएगा। हम आबिद अली साहब, ज्ञानंद भाई, हमने भी 1983 में वो कपिल देव के कैच की वजह से ही वो मैच जीता था। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। आबिद साहब, दोनों टीमों का मुआवजा यहां पर नहीं किया जाए, कौन सी टीम कैसा करेगी ये दीगर बात है, उस दिन पता चलेगा। लेकिन इतना बड़ा रिकॉर्ड जो बनने जा रहा है, इतना ज्यादा अटेंडेंस, इतने ज्यादा लोग देखेंगे, तो आपको क्या लगता है, जैसा कि आप जानते हैं कि टीम इंडिया का सिलेक्शन होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी टीम का अनाउंस किया, तो किस चीज को नजर में रखते हुए?
देखिए जाहिर सी बात है कि उनके पास जो खिलाड़ी बेहतर थे उसमें जरूर किया, लेकिन मैंने जिन 2 खिलाड़ियों का जिक्र किया वो पाकिस्तान टीम में रहते तो बॉलिंग और स्ट्रांग होती। चलिए आबिद अली साहब से हम जानना चाहेंगे कि ये जो दोनों टीमें हैं अगर उसका मुआवजा किया जाए तो क्या सामने निकलता है। पाकिस्तान के सिलेक्टर पहले से इंतजार कर रहे थे कि टीम इंडिया का सिलेक्शन होगा उसके बाद हम अपनी टीम उतारेंगे, क्या हालांकि उन्होंने कहा है कि वहां के कंडीशंस, वहां के मैदान, सबको ध्यान में रखते हुए कि टीम पाकिस्तान की टीम का ऐलान किया गया है, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तानी सिलेक्टरों को, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को टीम इंडिया के अनाउंसमेंट का इंतजार था। आबिद साहब, हाँ, ये रहा होगा उनके जहन में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा फैक्टर उनके जहन में रहा होगा, क्योंकि जब हम वर्ल्ड कप के लिए टीम का इंतखाब करते हैं तो किसी खास मैच को ध्यान में रख करके नहीं करते हैं, बल्कि वर्ल्ड कप के फाइनल को ध्यान में रख करके करते हैं कि किस तरह से इस खिताब को अपने नाम किया जाए। हाँ, ये बात जरूर जो ज्ञानेंद्र जी कह रहे थे कि नफसियाती एक थोड़ा सा फायदा मिल सकता है, वो बात भी ठीक है कि पर्टिकुलर डे जो कोई टीम बेहतर परफॉर्मेंस करेगी उसको वो मिलेगा, फायदा मिलेगा, वही टीम जीत पाती है। लेकिन ये भी सच है कि जो पुराना रिकॉर्ड, अगर हालिया रिकॉर्ड देखा जाए तो टीम इंडिया ऊपर ही रही है और उसका अपर हैंड रहा है, और मुझे अब भी लगता है कि पाकिस्तान जो रिवायत चली आ रही है वर्ल्ड कप में उसकी शिकस्त की, वो उसको उसी को दोहरा गया, उसको तोड़ नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। फजल इमाम मलिक साहब, इंडिया पाकिस्तान के मैच जब भी होता है साइकोलॉजिकल बातें नफ्सियाती तौर पर काफी कही जाती हैं, और ये रिकॉर्ड तो खुद जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से हिंदुस्तान के यहां तो लगातार शिकस्त का सामना कर रहा है। मिसबाहुल हक की टीम इस मिथक को जो कहा जाए तोड़ने की कोशिश करेगी, इस तात्तुल को खत्म करने की कोशिश करेगी। इसके लिए जैसा कि आपने कहा कि उसकी गेंदबाजी हमारी गेंदबाजी से थोड़ी सी अपर हैंड मानी जाती है। कुल मिलाकर दोनों टीमों को अगर देखा जाए, और सबसे अहम बात यह है कि क्यों इस तरह के रिकॉर्ड बनते हैं इन दोनों टीमों के मैचों में, क्या हम मैच कम खेलते हैं आपस में इसलिए इस तरह की ज्यादा अटेंडेंस देखने को मिलती है, या लोग इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं? नहीं, दो वजह, एक तो इंडिया पाकिस्तान का लोग मैच देखना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी ये है कि जो हाइप बना दिया जाता है, जिस तरह से दोनों, खास के आप देखिएगा कि जिस दिन मैच शुरू होगा, मैच शुरू होने से पहले, मैच शुरू होने से एक आध हफ्ते पहले तक एक जंग की सूरत हाल बना दी जाती है कि मैदान पर मानो खेल नहीं होने जा रहा, सरहद पे कोई जंग लड़ी जा रही है। ये भी एक बड़ी वजह होती है कि लोग इसको ज्यादा इसे लेकर ज्यादा उत्सुक, जिसको हिंदी में कहते हैं कि बहुत ज्यादा इसको लेकर उत्सुक होते हैं कि दोनों का मैच कैसा होगा। मिसबाहुल हक और धोनी की टीम में कोई बहुत, आप धोनी की टीम, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी टीम उनसे बेहतर है, लेकिन 2-3 चीजें हैं कि अगर शाहिद आफरीदी कैसा खेल पाएंगे, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान और मिसबाहुल हक, ये 2-3 बहुत उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं और सीनियर भी है टीम में। तो मुझे लगता है कि उसमें अगर शाहिद आफरीदी चूंकि बेहतरीन ऑलराउंडर भी हैं, अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, और अगर वो बल्लेबाजी के दौरान 5, 10, 15 ओवर जम गए तो फिर मेरे ख्याल से खेल का नक्शा बदल सकता है। लगातार वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया के बारे में बातचीत अपने प्रोग्राम में करते रहेंगे वर्ल्ड कप के दौरान भी, और वक्त की कमी है। हम ज्ञानेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि जो टीम इंडिया चुनी गई है, पहले सेगमेंट में आपसे बात नहीं हो पाई थी कि किस तरह से ये टीम चुनी गई है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि युवराज सिंह को होना चाहिए था। हालांकि यहां पर जो एक्सपर्ट दोनों बैठे हैं उनका कहना है कि कोई जरूरी नहीं था। युवराज सिंह अब वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से फिट नहीं लग रहे हैं, बहुत बीमार भी रह चुके हैं वो। सहवाग की भी बात आ रही है, और सिर्फ 4 खिलाड़ी पिछले वर्ल्ड कप के हैं। तो क्या इस वर्ल्ड कप को लेकर टीम जो नई, बिल्कुल नई नवेली टीम है एक तरह से कहा जाए, उसको लेकर के हम वर्ल्ड कप बचा पाएंगे? जी, मुझे लगता है कि जरूर बचा पाएंगे, इसलिए कि युवराज के जहां तक मैं इत्तेफाक रखता हूं मलिक साहब के और आबिद साहब के बात से, जी ये बिल्कुल सही है कि टीम बिल्कुल बैलेंस्ड है, और यंग लड़के, आप देखिए लिमिटेड ओवर में यंग टीम हो अगर, और तो बहुत अच्छा है, लीडरशिप अच्छी हो तो बहुत अच्छा है, और ये दोनों चीज हमारे पास है। तो लीडरशिप अच्छी है और नौजवान खिलाड़ी मौजूद है, ताजा खून है, लेकिन एक अहम सवाल इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि जब हमारे तजुर्बाकार खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी बाहर जाकर के ढेर हो जाते हैं तो ये बेचारे नौजवान क्या करेंगे? नहीं, ऐसी बात देखिए कोई चीज जो है इसमें मान के नहीं चलेंगे हम, जी, लेकिन जहां तक कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में होता है कि आपकी जो है टीम का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर होना चाहिए, और वो है टीम को दो रहते। जी ज्ञानी जी, टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है, और मजीद जो हतमी टीम, जो फाइनल टीम उतरेगी उसका भी कॉम्बिनेशन महेंद्र सिंह धोनी अच्छा रखेंगे, ये उम्मीद की जा रही है। तो एक बात एकदम बिल्कुल साफ हो गई है 3 लोगों से जो हमने बातचीत की आज के इस प्रोग्राम में
कि टीम इंडिया जो सिलेक्ट की गई है पूरी तरह से मुतवाजिन है और इसमें अगर कुछ खिलाड़ियों पे नहीं शामिल किए जाने की बात अगर चल रही है तो इस पर चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इन्हीं खिलाड़ियों को, इन्हीं टीमों को लेकर के चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज्ञानेन्द्र जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में बहुत ही इख्तिसार में आबिद साहब से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की हिकमत अमली होनी चाहिए वर्ल्ड कप के दफा के लिए टीम इंडिया की। देखिए, जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को आक्रामक जिसको बोलते हैं जी, जारिहाना रुख है वो अख्तियार करना पड़ेगा फील्ड में जब जो भी खिलाड़ी उतरे और अपना पूरा परफॉर्मेंस, और ये सोच करके चले कि सामने वाली हर टीम पाकिस्तान की टीम है, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है जीत का। एक मैं छोटी सी बात अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि मुझे जो लगता है इस बार न्यूजीलैंड के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है, चूंकि एक तो घरेलू मैदानों पर खेलेगा और पुराना रिकॉर्ड अगर 92 का देखा जाए तो वो सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और पाकिस्तान ने उनको हराया था। और साउथ अफ्रीका अभी तक वर्ल्ड कप जीता नहीं है, वो भी कोशिश करेगा। अपने घरेलू मैदान पर बहुत अच्छा करते हैं और अभी हालिया रिकॉर्ड देखे शारजाह में, जैसे पाकिस्तान ने तो ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पाकिस्तान के साथ किया था। तो और पिछला थोड़ा सा वो उनका लग रहा है मुझे कि अच्छा अब कर रहे हैं न्यूजीलैंड वाले और अपने घरेलू क्रिकेट का उनको मैदानों को बहुत फायदा मिलने वाला है और वो तवक्को से बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले, और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर वो फाइनल तक भी पहुंच जाए। तो चलिए, न्यूजीलैंड की टीम छुपी रुस्तम साबित हो सकती है, और छुपी रुस्तम क्यों कहा है, वो तो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर ही रही है और अपना मैदान भी होगा। इसका फायदा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों उठाने की कोशिश करेगी। हम शुक्रिया अदा करेंगे दोनों मेहमानों का, फजल इमाम मलिक साहब और आबिद अली साहब का स्टूडियो में आने के लिए। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और हम आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आप इस प्रोग्राम को और आलमी समय चैनल को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।